Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. This is Miss Sanam Iftikhar and we are continuing the video lectures of your National Book Foundation Chemistry Class 9 book. We are on the chapter number 3 and लास्ट टाइम बच्चों हम लोगों ने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को सारे जो टॉपिक था उसको डिस्कस किया था और नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने तक सारी एग्जांपल डिस्कस की थी। तो बेटे लास्ट वीडियो मैंने आपको कहा था कि जो रेडियो आइसोटॉप्स है इसका टॉपिक हम फिलहाल स्किप करेंगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर को डिस्कस करने के बाद अच्छे से समझ पाएंगे। तो बेटे यहाँ पे जो टर्म है ना आइसोटॉप्स, आपने सिंपल एक बात पहले मान लेनी है कि आइसोटॉप का वर्ड जब भी यूज करें तो उसमें सिंपल एक बात होगी, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, यानी कार्बन ही होंगे वो सब। जैसे अगर एटॉमिक नंबर किसी भी चीज का 6 है तो हमने पहले ये डिस्कस किया था ना कि वो कार्बन कहलाएंगे। तो बेटे कार्बन होंगे, लेकिन कार्बन के अंदर भी कुछ टाइप्स होती हैं और उसमें जो डिफरेंस होता है वो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आप ये सोचे कि अगर कुछ 2 या 3 सब्सटेंस है, 2 या 3 हमारे पास एटम है, उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, तो बेटे वो किसकी वजह से क्या रिजल्ट होगा, एज अ रिजल्ट उनका मास नंबर भी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आइसोटॉप की 3 पहचान है। सबसे पहले ये है दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सिमिलर होगा, सेम होगा। दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स, ठीक है, उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। एंड लास्टली दे हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ मास नंबर, ठीक है, उनका जो मास नंबर है वो क्या होगा, अलग होगा। अब रेडियो आइसोटॉप्स का क्या मतलब है, ऐसे आइसोटॉप्स जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। बेटा रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, रेडियो देखो किसी भी चीज में अगर मैं वर्ड यूज करूँ एक्टिविटी, देखो अगर मैं कहूँ कोई चीज इनएक्टिव है इसका मतलब है वो रेस्ट पे है, ठीक है, अगर कोई चीज एक्टिव है इसका मतलब है वो कोई ना कोई एक्शन शो कर रही है। और रेडियो एक्टिविटी का ये मतलब होता है कि वो कोई ना कोई रेडिएशंस या एनर्जी को रिलीज कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे आइसोटॉप्स जो और आपको एक और बात मैंने बताई होगी कि हमारी जो यूनिवर्स है उसमें 2 चीजें, एक है स्टेबिलिटी और दूसरी है एनर्जी। कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा स्टेबल होगी तो वो लो एनर्जी पे, और अगर कोई चीज बहुत ज्यादा हाई एनर्जी पे है तो वो क्या होगी, अनस्टेबल होगी। अब बेटे अगर हमारे पास एक आइसोटॉप है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसका मतलब है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होगी ना, इसका मतलब है उसकी हाई एनर्जी होती है और वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। सो यही सारा कॉन्सेप्ट है रेडियो आइसोटॉप्स का। डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ एन सेम एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर एटॉमिक न्यूक्लियर बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, वही बात है जो मैंने आपको बताई। सम आइसोटॉप्स ऑफ एन element are unstable and show radioactive decay. Radioactive isotopes of an element can be identified as atoms that contain unstable combination of न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब यानी ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये न्यूक्लियर फिनोमेना है, न्यूक्लियस से रिलेटेड है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जिक्र है, यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र नहीं है। और एसएस एनर्जी इन द न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल, अब बेटे इसमें एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन 3। अब बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक है इन योर बुक, यहाँ पे प्रोटियम लिखा हुआ है तो बेटे यहाँ पे वर्ड प्रोटियम नहीं आएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप होता है उसका बेटे नाम होता है ट्रीटियम। स्पेलिंग्स आर TRITIUM, ठीक है, तो ये आपने करेक्ट कर लेना है। यहाँ पे प्रोटियम का जो वर्ड यूज किया गया आपकी बुक में गलत है, यहाँ पे ट्रीटियम आएगा, राइट, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आपकी बुक की मिस्टेक है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास कार्बन 14 है एंड यूरेनियम 238 है, ये तीनों किसकी, रेडियो आइसोटॉप्स की एग्जांपल है। ठीक है, आपने इसमें ये बात याद रखनी है कि ट्रीटियम इसमें प्रोटियम इसमें गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह इसमें ट्रीटियम आएगा। अच्छा एक सेकेंड, आई गेस ट्रीटियम की जो आपकी बुक में स्पेलिंग है उसमें IUM आ रहा है, एक दफ़ा इसे नीचे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें से देख लेते हैं। जी आई वॉज राइट, इसमें यहाँ पे I भी आएगा। सो तो बेटे इसके जो करेक्ट स्पेलिंग होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चों, ट्रीटियम, ठीक है, आपने ये स्पेलिंग्स लिखने हैं, ठीक है, दीज आर द करेक्ट स्पेलिंग। ओके नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। अब ये उसी हमारे पास जो रेडियो आइसोटॉपिक है इसी से रिलेटेड है कि ये जो फिनोमेना है जिसमें सब्सटेंसेस ये रेडियो एक्टिविटी रिलीज करते हैं या एनर्जी रिलीज करते हैं, इसको ही हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस को जो रेडियो एक्टिविटी करेंगे उन्हें क्या कहें, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे। और ये जो फिनोमेना है जिसमें हमारे पास जो न्यूक्लियस से कुछ एनर्जी या फिर या फिर प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन को रिलीज करता है, तो इसको बेटा हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब हमने एक बात पिछली अपनी वीडियो में डिस्कस की थी बच्चों कि जो प्रोटॉन नंबर है ना वो होती है हमारे पास किसी भी एटम की, किसी भी सब्सटेंस की यूनिक प्रॉपर्टी। यानी अगर कभी भी ऐसा हो कि रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में या रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में प्रोटॉन एक सब्सटेंस से चेंज हो रहा है, यानी प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन चेंज हो रहा है, तो वो सब्सटेंस कंप्लीटली एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट यानी एक एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है तो बेटा क्या होगा, वो एक डिफरेंट आइसोटॉप बन जाएगा। समझ आ रही है इस बात की? सो अब इसमें एग्जाम्पल्स भी बच्चों हमारे पास है, हम इसको एक दफा रीड कर लेते हैं। द प्रोटॉन नंबर डिटरमाइंस द आइडेंटिटी ऑफ एन एटम, ये बात हम पहले भी बेटे बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। द प्रोटॉन नंबर की वजह से हमें क्या पता चलती है, आइडेंटिटी ऑफ एन एटम के बारे में पता चलता है। इन अ स्टेबल एटम द न्यूक्लियर फोर्स इज बैलेंस्ड, इन सम एलिमेंट्स द न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉट
naturally balanced. The nucleus of these atoms decay and become another atom. This process is called as radioactivity decay, and the phenomena is called as radioactivity. The process continues until the forces in the nuclear core are balanced. यानी ये तब तक होता रहेगा जब तक एनर्जी, देखो ना, फोर्स एनर्जी होती है ना, जो फोर्सेज हैं या एनर्जी है वो स्टेबल हो जाती है, यानी एक लेवल पे होनी चाहिए. एक्स्ट्रा जो एनर्जी होगी वो हमेशा रिमूव हो जाएगी. सो इन रेडियोएक्टिव डिके व्हेन एन एटम एमिट अ न्यूट्रॉन इट्स चेंज टू अनदर आइसोटॉप ऑफ दैट एटम. यानी जब न्यूट्रॉन की मूवमेंट होगी या न्यूट्रॉन इमिट होगा, रिमूव होगा, तो क्या होगा, एक आइसोटॉप दूसरे आइसोटॉप में कन्वर्ट हो जाएगा. बट व्हेन इट एमिट्स अ प्रोटॉन इट बिकम्स अनदर एटम. ये बात मैंने भी आपको डिस्कस की कि इसमें दो सिचुएशन है, या तो न्यूक्लियस के अंदर से न्यूट्रॉन रिमूव हो जाएगा, अब न्यूट्रॉन इमिट होने की वजह से क्या होगा, आइसोटॉप चेंज हो जाएगा. एंड दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है बेटे, कि प्रोटॉन की रिमूवल हो जाएगी. अब बेटे जब प्रोटॉन की रिमूवल होगी तो हमारे पास जो एटम है वो एक्जैक्टली चेंज हो जाएगा. दिस मीन्स दैट रेडियो एक्टिविटी कैन चेंज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम एंड दस द आइडेंटिटी ऑफ एन एटम. फॉर एग्जाम्पल, सो अब इसमें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या है, दो आपके पास है पॉइंट्स इसमें. अच्छा बेटे एक बात और इंपॉर्टेंट, ये जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था ना रेडियो आइसोटॉप्स, और ये जो सेकेंड पैराग्राफ है रेडियो एक्टिविटी, तो बेटे आपकी पिछली बुक से बहुत ज्यादा डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं. और हमेशा जब भी किसी बुक में कोई न्यू कंटेंट ऐड अप होता है तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो पेपर में अपेयर हो. तो आपने इन दोनों जो टॉपिक्स हैं इन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इनको बहुत कीनली स्टडी करना है कि इसमें से कोई भी एमसीक्यू हो सकता है. और इवन जो रेडियो एक्टिविटी वाला ये जो हम अभी टॉपिक पढ़े बेटे, इट कैन बी ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लॉन्ग क्वेश्चन. आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि फेडरल बोर्ड में जरूरी नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो. अगर फिर 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन फेडरल बोर्ड में आ सकता है, 3 मार्क्स क्वेश्चन भी लॉन्ग में आ सकता है. तो मेरा नहीं ख्याल कि 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन या ये टॉपिक छोटा है. देखो आप अगर इसकी एक एक एग्जाम्पल देखो, इसको भी हम 1-1 मार्क का दे सकते हैं, और ये जो ऊपर की डेफिनेशन है इसको हम इजिली 2 मार्क्स दे सकते हैं. तो 4 to 5 मार्क्स का इजिली क्वेश्चन आ सकता है. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और ये शॉर्ट में भी आ सकता है, और इसमें एमसीक्यूज तो बहुत सारे बन सकते हैं. नेक्स्ट बेटे एग्जाम्पल अगर हम देखें, कार्बन 14 is a radioactive isotope of carbon. It is naturally present in our atmosphere. When a living organism take carbon dioxide from the air, it incorporates both carbon 14 and carbon 12 into its tissue. यानी हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बच्चों कार्बन डिफरेंट फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है. कार्बन 14 भी मौजूद है और कार्बन 12 भी मौजूद है. तो बेटे जब हम इनहेल कर रहे होते हैं, इनहेल हम कर रहे होते हैं एयर को, देखो हम लोग हम कहते हैं हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं. लेकिन पहले बेटे हम लोग प्योरली ऑक्सीजन तो इनहेल नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम एयर को इनहेल करते हैं. उसके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है. तो बेटे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें जो कार्बन है वो 2 फॉर्म में हो सकता है, कार्बन 12 में भी हो सकता है, 14 में भी हो सकता है, और आप इसकी एक और टाइप भी पढ़ेंगे, कार्बन 13 भी होता है. तो ये हर फॉर्म में हो सकता है. अब वो ये कह रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो कार्बन 14 है वो भी कुछ ना कुछ एंटर होती है. द रेडियो एक्टिव कार्बन 14 अंडरगो रेडियो एक्टिव डिके एंड ट्रांसफर्स इनटू नाइट्रोजन 14. तो अब बेटे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन की कन्वर्जन हुई है. मैं कैसे बता सकती हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट हुआ, इसलिए कि यहाँ पे एक जो सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ. तो सिर्फ कब हो सकता है, जब there is a change in the number of proton. And next step is uranium 238. Uranium 238 is a radioactive isotope of uranium. It decay over the time and finally transferred into stable lead 206 atom. अब यहाँ पे भी वही एग्जांपल है कि यहाँ पे यूरेनियम है और ये किस में कन्वर्ट हो गया, लेड में कन्वर्ट हो गया. तो बेटे सिंपली बात है, ये भी क्या है, एक प्रोटॉन की कन्वर्जन है. ये दोनों जो एग्जांपल हैं वो प्रोटॉन की. आपकी बुक में जो न्यूट्रॉन है उसकी कन्वर्जन के बारे में कोई भी एग्जांपल नहीं दी गई. ठीक है, तो आपकी एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि कौन सा सब्सटेंस किस में कन्वर्ट होता है और इसमें फिनोमेना कौन सा इन्वॉल्व होता है. तो बेटे रेडियो एक्टिव डिके इसमें फिनोमेना इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट बेटे हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक यूनिट. ये सिंपली बात है बेटे, जब हम लोग कार्बन 12 से कंपेयर करके किसी चीज का एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं उसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास. और रिलेटिव एटॉमिक यूनिट किसे कहते हैं बेटे, एएमयू. इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं. एएमयू ये होता है कि बेटे कार्बन 12 का मास हम 12 एएमयू के इक्वल कंसीडर करते हैं. जब उसे हम 12 से डिवाइड कर देते हैं तो वो जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं एएमयू या 1 एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. ये आपके पास ऑलमोस्ट हर साल ही शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में अपेयर होती है, तो आपने इसको भी अच्छी तरह प्रिपेयर करना है. द फर्स्ट क्वांटिटेटिव, अच्छा जो न्यू बुक आई है उसमें फर्स्ट 2-3 लाइन्स नहीं है, लेकिन अब पुराने वर्जन में ये लाइन्स थी, तो इसको मैं अभी स्टडी करी क्योंकि आपकी जो न्यू बुक है अभी तक वो मेरे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि वो कहीं पे भी ऑनलाइन फॉर्म में नहीं है, कुछ जगह पे रिटेलर्स के पास हार्ड फॉर्म में मौजूद है. द फर्स्ट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एटॉमिक मासेस कम्स फ्रॉम द वर्क ऑफ डाल्टन, गे, ल्यूकस. नेक्स्ट वी हैव बेटे लेविसियर, एवोगैड्रोस एंड ब्रासिलस.
By observing the proportions in which the element combine to form various elements, 19th century chemists calculated the relative atomic masses. An atom is an extremely small particle. यानी atom क्या एक बहुत छोटा particle है. Therefore, we cannot determine the mass of a single atom. However, it is possible to determine the mass of one atom of an element relative to another experimentally. ठीक है, हम experiment के through ये find out कर सकते हैं. This is done by assigning value of mass of an one atom given to an element, so it can be used as a standard. तो standard हम यही कहते हैं. देखो अगर आप लोग कहीं से कपड़ा बाय करने जाते हैं तो उनके पास एक मीटर रॉड होती है, या कुछ लोगों के पास अगर आप शॉपकीपर्स के पास जाए तो उनके पास तो बच्चों मीटर रॉड भी नहीं होती, उन्होंने कोई लकड़ी का डंडा रखा हुआ होता है और वो से कंसिडर करते हैं कि 1 मीटर है. इसी तरह अगर आप किसी लेस की दुकान पे जाएं तो वहां पे क्या होता है, शेल्फ का कुछ वो पीस कोई कॉर्नर उन्होंने आइडेंटिफाई किया होता है और वो वहीं से काउंट करके आपको बताते हैं 1 मीटर लेस है, 2 मीटर लेस है या क्या है. ठीक है, तो वही हमारे पास हमारे जो केमिस्ट है उन्होंने भी यही तरीका अपनाया. उन्होंने कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड रखा और उससे कंपेयर करके दूसरे सब्सटेंसेस को क्या बताया, उनसे दूसरे सब्सटेंसेस को कंपेयर करके उनका मैथ बता दिया. बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन 1961 the light isotope of carbon 12 has been chosen as a standard. ठीक है, the isotope of carbon 12 has been assigned the mass exactly equal to 12 AMU. This value has been determined accurately using the mass spectrometer. तो बेटा mass spectrometer भी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें exact mass भी किसी भी सब्सटेंस का फाइंड किया जा सकता है. The mass of an atom of all the other elements compared to the mass carbon 12. Thus the mass of an element atom of an element relative to the mass of an atom of carbon 12 is called as the relative atomic mass. यानी जब हम किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को कंपेयर करते हैं किसके मास से, कार्बन 12 के मास से, तो इसको क्या कहते हैं हम बेटे, रिलेटिव एटॉमिक मास. ठीक हो गया. नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है, नेक्स्ट ये एक डेफिनेशन आ गई. उसके बाद बेटे सेकंड डेफिनेशन यहाँ से शुरू होती है. यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन खत्म हो गई, ये 2 लाइंस. उसके बाद हमारे पास रिलेटिव मास यूनिट यानी AMU की डेफिनेशन स्टार्ट होती है. 1 AMU इज डिफाइंड एज द मास एक्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12. ठीक है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12. सो मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल्स 1 कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12 AMU. ये वही बात है जो हमने ऊपर की. अब बेटे इससे 1 AMU की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे. अब देखो अगर आपको थोड़ी सी भी मैथ्स आती हो तो ये जो 12 है हम इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, हम इसको बेटे इजीली लिख सकते हैं इनटू 12. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे और साथ इसके क्या आ जाता है हमारे पास, साथ एग्जैक्टली वी हैव, इसी के साथ हमारे पास इसका यूनिट लिखा हुआ होगा AMU. सही हो गया बच्चों. अब बेटे हम क्या करेंगे, 12 को इस साइड ले जाएं, क्या होगा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम यही रह जाएगा, 12 इस साइड आ जाएगा तो बच्चों 1 AMU रह जाएगा. तो यहाँ पे एग्जैक्टली आप देखोगे यही लिखा हुआ है कि 1 AMU किसके इक्वल है, ये है मास ऑफ 1 कार्बन एटम डिवाइडेड बाय 12. राइट, अ हाइड्रोजन एटम इज 8.40 percent as massive as the carbon 12. Therefore the relative atomic mass of hydrogen. बेटे जब भी relative atomic mass पूछा जाए तो जो वैल्यू आपको परसेंटेज गिवन है आपने क्या करना है, आपको पता है परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100, तो आपने उस वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई किससे करना है, 12 से. तो आपने बेटे यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, चाहे आपके पास XYZ कोई भी वैल्यू हो, आपके पास एक्जैक्टली ये 1.008 AMU इसका आंसर आ जाएगा. उसके बाद बच्चों कुछ वैल्यूज गिवन है कि कितना हमने स्टैंडर्ड वैल्यू फाइंड किया रिलेटिव एटॉमिक मास की, कुछ टेबल में भी गिवन है और कुछ यहाँ पे भी गिवन है. सिमिलरली द relative atomic masses of oxygen, sodium and aluminum are 15.9994, 22.9898. अच्छा बच्चों इसमें आपने इतने एग्जैक्ट वैल्यूज की तरफ नहीं जाना, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन की वैल्यू है वो 15 से बिल्कुल एंड और मतलब कि ऑलमोस्ट 16 के करीब है, सोडियम की वैल्यू 23 के करीब है और एल्यूमिनियम की जो वैल्यू है 27 के करीब है. ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए, ये ना बस इस तरह से नहीं होना चाहिए कि अगर मैं आपसे ऑक्सीजन की वैल्यू पूछूं तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ऑक्सीजन की वैल्यू 15 से करीब है या फिर 26 हो सकती है. आपको सिर्फ इसका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. बाकी आप जब ये पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये सारी वैल्यूज खुद ही याद हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम. ठीक है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस टेबल में भी बच्चों जो वैल्यूज है उन्हें आपने इस तरह से सिर्फ याद करना है कि आपको पता होना चाहिए किस रेंज में वैल्यू है. हाइड्रोजन की 1 से करीब है, नाइट्रोजन की बेटे 14 है. अब देखो 0.00 तो हम इसे 15 पे नहीं लेके जा सकते. ऑक्सीजन की 16 है, सोडियम की 23 है बच्चों, एल्यूमिनियम की 27, सल्फर की 32 एंड बेटे क्लोरीन की हम लोग 35.5 कंसिडर करते हैं. ठीक है, एंड फॉर आयरन वी हैव 56 value. So I hope कि आपको ये सारे points clear होंगे. So if you have any ambiguity in the video, you have any question, you can ask me. ठीक है, and I hope कि सारी चीजें clear होंगी. So take care of yourself and keep revising the topic. Allah Hafiz.